मेरी माँ लखनऊ की थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। सारे खानदान में उनके खूबसूरती के चर्चे थे। और मेरी माँ अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उनके खानदानी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी। ससुराल में वह सबसे बड़ी थी और मायके में बिल्कुल अकेली थी और वहाँ के दौलत की अकेली हकदार थी, जिसकी वजह से मेरे पापा और मेरी दादी और मेरे दादा की नज़रों में सबसे चहेती और प्यारी बहू थी। और मेरे पापा ने तो उनको सर आंखों पर रखा हुआ था। क्यों न रखते, करोड़ों की मालकिन थी और उनके जिद के आगे सभी अपना घुटने टेक लेते थे। और मैं भी अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था और उनका हर कहना मानता था और उनके किए हुए हर फैसले मुझे मंजूर थे। मेरी माँ मुझे अपने बीवी के पास नहीं जाने देती थी। कहती थी, जिस दिन तुमने बीवी को हाथ लगाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं माँ को बहुत समझाता कि ये गुनाह है, मुझे बीवी के हक पूरे करने हैं। मेरी माँ एक न सुनती, बल्कि मेरी बीवी को रात को अपने साथ सुलाती थी। बीवी रो रो कर कहती थी, तेरी माँ पर अल्लाह का अजाब आएगा। माह रमजान का महीना आने लगा तो दूसरे रोजे वाले दिन मेरी माँ मर गई। मगर उस वक्त मेरा दिल फट गया जब माँ के मैयत को आग लग गई थी। और मेरा नाम जफ़र है और मेरी माँ का नाम सबीना है। मेरी माँ अपने ज़माने में बहुत खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। उनको हमेशा से अपने ऊपर बहुत गुरूर था। उन्होंने अपनी बाकी देवरानियों पर बहुत रोब झाड़े थे। वक्त के साथ साथ सब लोग अपने अपने घर बनाकर अलग हो गए। मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ को अल्लाह ने बस एक ही बेटा दिया था, यानी कि मैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे भी बहुत पढ़ाया लिखा था, इस काबिल बनाया कि पूरे खानदान में ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और सबसे अच्छी नौकरी करता था। अब मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर रखी थी जो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मम्मी की एक शर्त बड़ी अजीब थी। मम्मी ने कहा था, मुझे पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैं इस बात पर हैरान हुआ कि जो औरत इतनी पढ़ी लिखी होकर वह पढ़ाई के क्यों खिलाफ जा रही है। मम्मी ने कहा, पढ़ी लिखी लड़कियां समझदार होती हैं, समझदार लड़कियों को काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा, मम्मी, आपको काबू करके क्या करना है? हम घर में 3 ही तो लोग हैं। अगर वह काम करेगी तो उसके करने के लिए काम ही कितना होगा, और फिर मेरी बीवी तो मैं संभाल लूंगा। मम्मी ने कहा कि तुम्हें अपनी चोंच चलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी बीवी लेकर दे रही हूं, इस बात पर ही खुश रहो और चुप करके बैठ जाओ। मैं भी चुप हो गया। लेकिन मेरी बीवी शबनम बहुत खूबसूरत थी। बस मुझे किसी बात से मतलब नहीं था, मुझे तो खूबसूरत बीवी चाहिए थी। और मैं हर वक्त मेरी माँ के फैसलों पर अपना सर झुका दिया करता था, क्योंकि मेरे पापा बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था। वो मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत किरदार थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तेरी बीवी इस घर में आएगी तो उसका यही काम होगा कि वह बच्चे पैदा करेगी और घर के सारे काम करेगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भरेगी। उसके अलावा उसे अपने सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वह इस घर की मालकिन कभी नहीं बन सकेगी। मेरी शादी हो गई तो शादी की पहली रात मेरी माँ कमरे में आ गई। मेरी बीवी से कुछ सवाल पूछ रही थी। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था। जब उनकी तसल्ली हुई तो वहां से चली गई। उन्होंने कहा कि लड़की बुरी नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले कहा था वह याद रखना। अभी फिलहाल निकली ही थी कि मुझे उनकी चीखने की आवाज आई। मैं हैरान रह गया कि न जाने क्या हो गया। घर में कुछ मेहमान अभी भी थे, वह सभी मेरे कमरे की तरफ भागे। मम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और उनकी टांग टूट गई थी। उनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उनके सामने यही कहा कि अब कुछ ठीक नहीं है, फिर से पैर पर चलने लगेंगी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे अलग से जाकर बताया कि अब आपकी माँ कभी भी नहीं चल सकती और फिलहाल तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकेंगे। उनकी टांग हमेशा के लिए खत्म हो गई है, उनकी टांगों की मूवमेंट खत्म हो गई है, यानी कि वह अपनी टांग को कभी हिला नहीं पाएंगी और कुछ महीने या कुछ साल तो उन्हें बिस्तर पर ही बिताना पड़ेगा। उसके बाद अगर व्हील चेयर पर बैठ जाए तो उनकी अपनी मर्जी है। बैसाखी को पकड़कर भी नहीं चल पाएंगी क्योंकि पूरी टांग बेजान हो गई है।
तो इसीलिए एक टांग के सहारे वह अपना वजन नहीं उठा पाएंगी। मेरे लिए यह खबर बड़ी बुरी थी। मेरी माँ हमेशा के लिए अपाहिज हो गई थी। खानदान वाले कह रहे थे कि सारी जिंदगी लोगों पर रौब जमाती थी, लोगों को बिना वजह बातें सुना दिया करती थी और अपने ऊपर घमंड करती रही। घमंड की सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की थी ये बात मेरी माँ के मुंह पर बोल सकता। इसलिए सब मम्मी को तसल्लियां ही दे रहे थे। मेरी बीवी अभी अभी अपने ससुराल आई थी और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी। मेरी मम्मी ने मेरी बीवी को कहा, उसके पांव ठीक नहीं है, उसके कदम हमारे घर में मनहूसियत साबित हो रहे हैं। मेरे घर में उसके पांव पड़ते ही मैं अपाहिज हो गई। लगता है मेरी जिंदगी के लिए ये औरत मनहूस है और मेरे घर में इसके पांव सही साबित नहीं हो सके। घर में पांव रखने के साथ ही मेरे साथ ये मसला हो गया है। लेकिन सबको अच्छी तरह पता था कि मम्मी की खुद की गलती की वजह से गिरी थी। उन्होंने बहुत ऊंची हील वाला जूता पहन रखा था। उनको ऐसा लगता था कि जिन लोगों की हाइट लंबी होती है दुनिया उससे डरती है। वैसे ही लंबे कद की औरत थी, लेकिन फिर भी अपने आप को और ज्यादा लंबा दिखाने के लिए हमेशा ऊंची एड़ी वाला जूता पहना करती थी। तो फिर यह सब कुछ तो होना ही था। मैंने अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा। शुरू शुरू के दिनों में तो बीवी अच्छी लगती ही है, चाहे जैसी भी हो, और मेरी बीवी तो फिर भी बहुत खूबसूरत थी। वो अभी बड़ी परेशान हुई। उसने कहा, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो मैंने कहा, नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, लेकिन अब मम्मी का ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। उसने कहा कि हाँ, मैं ख्याल क्यों नहीं रखूंगी, जब और कोई ख्याल रखने वाला है ही नहीं तो मैं ही ख्याल रखूंगी। हो सकता है उसके दिल में ये बात आ गई हो कि उसके आते ही एक मरीज को संभालना पड़ रहा है, लेकिन अब उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। मम्मी का ख्याल करती थी, लेकिन मम्मी फिर भी उसे उल्टी सीधी बातें सुनाती थीं। 3-4 महीने इसी तरह बीत गए। मम्मी ने बिस्तर से उठने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उनको यही लगता था कि वह एक दिन ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनसे उठा नहीं जाता था। वह गुस्सा भी मेरी बीवी पर ही निकालती थी। मेरी बीवी पहले तो चुप से सब कुछ सहा करती थी, लेकिन अब उसके मुंह भी खुलने लगे थे। अब तो जुबान भी चलाने लगी थी। एक दिन मुझे कहने लगी, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। उसे लगता था कि मैं चुप से सुन लूंगा, लेकिन यह उसकी पहली गलती थी। अगर मैं उस गलती पर उसे चुप ना करवाता तो वह बढ़ती ही चली जाती। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें करने की? वह हैरान रह गई। शायद उसे मुझसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी गुस्सा कर जाऊंगा। वह सारी रात रोती रह गई थी, पर मैंने उसे चुप नहीं करवाया। एक पल को मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे उसे चुप करवाना चाहिए। उससे कहना चाहिए कि चलो, जो हो गया सो हो गया, दोबारा ऐसा नहीं करना। लेकिन फिर मैंने कहा कि ऐसा करूंगा तो यह बिगड़ जाएगी और मेरे सर पर चढ़कर नाचेगी, इसलिए मैं भी चुपचाप हो गया। मेरी मम्मी से मिलने के लिए उनकी एक पुरानी सहेली आई, जिनको मैं बचपन से जानता था। वह हमारे घर पर बहुत आती जाती थी, लेकिन अब इस शहर में नहीं रहती थी, पर जब भी आती थी हमारे घर के चक्कर जरूर लगाती थी। मम्मी ने अपनी सहेली से भी मेरी बीवी की बहुत सारी बुराइयां की। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी तो बड़ी जालिम है, तुम्हारी माँ के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तुम्हारी माँ सारी रात अकेली रहती है, पानी पीने के लिए बैठी रहती है, कोई उसे पानी पिलाने वाला नहीं होता। तुम एक काम करो, अपनी बीवी को अपनी माँ के कमरे में सुलाया करो। मैं इस बात पर थोड़ा सोच में पड़ गया था, क्योंकि मेरी शादी को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। मेरी माँ भी हमारी बातों को सुन रही थी। वह पीछे से कहने लगी, ये क्यों अपनी बीवी को मेरे कमरे में सुलाएगा? उसको तो अपनी ही पड़ी है, अपने बारे में सोचता है सिर्फ। अरे, जब तक मैं बीमार हूं तब तक उसे मेरे कमरे में सुला दे। डॉक्टर ने कहा था 1 साल के अंदर अंदर में ठीक हो जाऊंगी और मैं चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगी। फिर सारी जिंदगी अपने पास ही सुलाना, अपनी बीवी को अपने गले का ताबीज बनाकर पहन लेना, हमें क्या? मैं मम्मी को कैसे समझाता कि वह अब कभी भी नहीं चल सकती? लेकिन उन्होंने इस बात पर जिद करना शुरू कर दिया था कि अपनी बीवी को रात को मेरे कमरे में सुलाया करो। मेरी बीवी पूरा दिन उनका काम करती थी और घर के काम भी करती थी। अब रात को अगर उनके कमरे में सोती, उसे रात को भी बराबर उठना पड़ता, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने अपनी बीवी को यही कहा, तुम्हें आज से अपनी सास के कमरे में सोना है तो तुम्हारा क्या ख्याल है?
मैंने उसे हुक्म दे दिया, तुम्हें आज से वहीं पर सोना होगा। मेरी बीवी के शक्ल से ही लग रहा था कि वह इस बारे में खुश नहीं थी, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी। वह अब रात को मेरी मम्मी के कमरे में ही सोती। मम्मी रात को कभी उससे पानी मांगती, कभी दवाई मांगती, कभी अचानक उनका किसी चीज को खाने का दिल करता तो वह भी मांगती। साथ साथ बातें भी सुनाती रहती। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह मेरी बीवी मम्मी के कमरे से वापस आ रही थी और मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने उससे कहा था कि मेरे लिए नाश्ता बना दो, तो उसने कहा कि 1 मिनट में मुंह हाथ धो लूं, फिर आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। जब वह बाथरूम की तरफ जा रही थी तो मैंने उसकी चाल को नोटिस किया था। वह कुछ अजीब सी चल रही थी। वापस आई तो मैंने उसे नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने मुझे नाश्ता बनाकर दिया और मैं ऑफिस चला गया। लेकिन मैंने अगले 2-3 दिन तक यह बात नोट की। जब मेरी बीवी मम्मी के कमरे से वापस आती थी तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। उसकी चाल खराब हो जाती थी। एक दिन मैं पूछ ही लिया। मैंने कहा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जब रात को तुम सोने जाती हो तो अच्छी भली रहती हो, वापस आती हो तो तुम्हारी टांगें तुम्हारा साथ नहीं देती। उसने कहा कि मैं जमीन पर सोती हूं ना, इसलिए। मैंने कहा, क्यों? जमीन पर सोने से इंसान की टांगें टूट जाती है। तो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता, अपनी माँ से ही जाकर पूछ लीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, जो आपकी माँ मेरे साथ कर रही है ना, देख लीजिएगा उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। तुम्हारी माँ दिल की इतनी बुरी औरत है, दुनिया उनको बद्दुआएं देती हैं और अब वो मरेगी तो पूरी दुनिया देखेगी। मेरी बीवी तो अचानक से ही बोल पड़ी थी। मैंने उसको फिर से मारना शुरू कर दिया था। मैं उसके ऊपर हमेशा गुस्से में ही हाथ उठाता था। मेरे गुस्से का यही मतलब था कि उस पर मुझे हाथ उठाना ही उठाना है। उसे भी इस बात का पता हो गया था, लेकिन मार खाकर भी वह ढीठ हो गई थी। कहते हैं कि मर्द का हाथ एक बार उठ जाए तो फिर रुकता नहीं, और मेरे साथ यही समस्या थी। लेकिन यह जो हाथ उठाने वाले मर्द होते हैं ना, वह ये नहीं सोचते, हाथ उठाने से औरत को उसकी आदत पड़ जाती है और इस तरह रोज रोज अपने अभिमान के अपमानित होने से उसके अंदर ताकत आ जाती है और फिर वह तुम्हारी ऐसी उतारती है, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हाथ उठाना तो आखिरी हो जाता है, मियाँ बीवी के रिश्ते में वह बात नहीं रहती। मेरी बीवी रोज ही लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। मेरी माँ पता नहीं उसके साथ क्या करती थी, या तो वह जानबूझकर यह सब कुछ कर रही थी, या मुझे ऐसा लगता था वह जानबूझकर सब कुछ कर रही है ताकि मैं उसे अपनी मम्मी के कमरे में सोने ना दूं, मना कर दूं और वह मेरे कमरे में सोया करे। इस तरह हमारा रिश्ता भी खराब हो रहा था। हमारी जिंदगी काफी डिस्टर्ब हो रही थी और अभी तक हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। मेरी मम्मी इस बात का भी बहुत ताने दिया करती थी, इस बांझ को कोई बच्चा नहीं हो रहा। मेरी तो इच्छा है कि अपनी पोता पोती की शक्ल देखकर इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन औलाद कैसे होती जब हमारे संबंध ही आपस में ठीक नहीं थे। एक दिन मम्मी के इतने कहने पर बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अजीब सी बात कर दी। उन्होंने कहा कि आपकी बीवी को बहुत कमजोरी है, आप अपनी बीवी को आराम करने दिया करो। डॉक्टर ने मुझे डांट कर यह बात कही थी, जबकि मैं सोचता रहा, उसको तो आराम ही आराम है। ये डॉक्टर ने इस तरह मुझसे क्यों बात की थी? मैं घर वापस आया तो मैंने अपनी बीवी को कहा, तुमने डॉक्टर को कुछ कहा होगा जब वह तुम्हें अंदर ले गई थी। चेकअप करने के लिए तुमने कोई उल्टी सीधी बात की होगी। उसने कहा कि मैंने कोई बात नहीं की। अगर आप मुझे इस बारे में कसम खाने के लिए कहोगे तो वह भी खा लूंगी। इस बात के लिए तो मैं अपने माँ बाप की कसम भी खा लूंगी, या फिर आपको इससे भी यकीन नहीं आएगा तो मैं कुरान शरीफ पर हाथ रखकर भी कसम खा लूंगी। मैंने कोई बात नहीं की। मेरी बीवी तो अपने आपे से बाहर आ गई थी। अब तो वह मुझे गालियां भी देने लग गई थी और उसको यह पता था कि मुझे मार पड़ेगी। बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई थी और मैं मारने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था, और गुस्से में आकर डांटता था, गालियां देता था, ताने देता था। उसके माँ बाप को भी बुरा भला कहता था। मैंने उसकी जिंदगी को इतना तंग कर दिया था। फिर मुझे नहीं पता था वह इतना बड़ा कदम उठाएगी। मुझे क्या पता था यह सब कुछ करेगी। एक दिन सुबह हुई तो मेरी माँ मुझे आवाज दे रही थी, जफर जफर पानी दे। कहाँ चला गया? तेरी बीवी कहाँ मर गई? कोई तो मुझे पानी पिला दो। मैं समझ गया कि मम्मी पानी मांग रही है, और फिर मैं सोचने लगा, मेरी बीवी कहाँ गई? उसने मम्मी को पानी क्यों नहीं पिलाया? कहीं मजे से सो रही होगी। मुझे तो इतनी सख्त नींद आ रही थी कि मुझे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी मैं उठ गया।
मम्मी के कमरे में गया तो मम्मी पानी मांग रही थी और अब मेरी बीवी के साथ साथ मुझे भी बातें सुन रही थी। मैंने उनको पानी पिलाया और मैंने कहा, शबनम कहाँ कहाँ गई है? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ मर गई। मैंने तो उसे आधी रात से यहाँ नहीं देखा, उसके बाद से पता नहीं कहाँ है। मुझे लगता है तेरे कमरे में चली गई होगी, तूने उसे अपने पास बुला लिया होगा। तेरा भी तो उसके बगैर दिल नहीं लगता। एक तरफ तो उसको पागलों की तरह मारता है, दूसरी तरफ उसके बगैर रह नहीं सकता। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसे अपने कमरे में नहीं बुलाया, वह तो आपके कमरे में सो रही थी, बाथरूम में गई होगी। मेरी मम्मी ने कहा कि फिर बाथरूम में जाकर मर गई है, जो अभी तक वापस नहीं आ रही है। मैं जाकर बाथरूम में चेक करता हूँ, पर वह तो वहां भी नहीं थी, किचन में भी नहीं थी। मैं हैरान रह गया, मेरी बीवी कहाँ चली गई? मैंने मम्मी को आकर बताया कि वह तो घर पर नहीं है। मम्मी ने कहा, लगता है अपनी माँ के घर चली गई है, क्योंकि मेरी बीवी की माँ का घर ज्यादा दूर नहीं था। फिर मैं सोचने लगा कि बगैर बताए, बगैर पूछे चली गई है। आने दो, आज उसकी क्लास लगाऊंगा। जब वहां गया तो पता चला कि वह वहां भी नहीं है। मुझे लगा वह लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा घर देख लो, यहां नहीं है, और इस सवाल का जवाब तुम दोगे। हमारी बेटी कहाँ है? तुम उसको क्यों ढूंढते फिर रहे हो? वह कहाँ चली गई है? 2-4 घंटे में यह साबित हो गया कि मेरी बीवी घर से भाग चुकी थी और मेरे जानकारी के अंदर वह कहीं नहीं थी। अपनी माँ के घर भी नहीं थी। उसने घर से ना तो कोई चीज उठाई थी, ना ही पीछे कोई चिट्ठी वगैरह छोड़ी थी। लेकिन वह अचानक से कहीं गायब हो गई थी। मेरी मम्मी मुझसे भी ज्यादा परेशान थी। वह कहने लगी, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई है। अब क्या होगा? मेरा तो सब किया धरा बर्बाद हो जाएगा। मैंने मम्मी को कहा कि आप क्यों इतना शोर मचा रही हो? आपकी आवाज सुनकर मैं परेशान हो रहा हूं। कुछ नहीं, ले गई है, ना ही कोई कीमती चीज लेकर गई है घर से मम्मी। मम्मी ने कहा कि तुझे क्या पता क्या लेकर गई है? मैंने कहा, क्या मतलब आपका? मम्मी ने कहा कि नहीं, समझेगा तू। अब मुझे मेरी बीवी पर पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उसे बुरा भला कह रहा था, उसे गंदी गालियां दे रहा था, दिल ही दिल में मैं उसको कोस भी रहा था। लेकिन जब रात हुई तो मैं यह सोचने लगा, जिस हालत में मैंने उसे रखा हुआ था, वह भागती ना तो क्या करती? अरे उसे तो बहुत पहले ही भाग जाना चाहिए था। एक तो मेरी मम्मी ऐसी जिद्दी और गुस्से वाली औरत थी। अगर वह बीमार ना भी होती तब भी उनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। और फिर बीमार हो गई और भी ज्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई थी। मेरी बीवी के साथ तो माँ कभी प्यार से बात ना करती थी। मेरी बीवी जैसी भी थी, उनकी सेवा करती थी। लेकिन मम्मी ने कभी उसे प्यार से बात नहीं की थी, हमेशा उसे बातें सुनाती रहीं। उसे तो बहुत पहले ही भाग जाना चाहिए था। कभी मुझे मेरी बीवी पर गुस्सा आता तो कभी मुझे ऐसा लगता उसने जो भी किया ठीक किया है। लेकिन वह अगर किसी के साथ भागी थी तो यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। पर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी के साथ भागी थी। वह शायद यूं ही कहीं चली गई थी, लेकिन ना तो फोन कर रही थी, ना ही किसी को बता कर गई थी। और वह बात भी कैसे करती? उसके पास तो कोई फोन भी नहीं था। मैंने तो उसे कभी फोन लेकर नहीं दिया था। मैंने कहा था कि फोन में लगी रहेगी तो घर के काम कैसे करेगी? मुझे अपनी बीवी की बड़ी याद आ रही थी। 3-4 दिन बीते तो एक और क़यामत मुझ पर टूट पड़ी थी। जब मैं कमरे में बैठा तो मुझे अपनी माँ की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने भी सुख का सांस लिया। 4 दिन अपनी माँ की सेवा की तो मुझे पता लग गया था कि शबनम क्या कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मैं अपनी माँ का सगा बेटा होकर भी उससे तंग आ गया था। शायद वह भी तंग आ गई थी। सुबह मेरी मम्मी ने मुझे आवाज नहीं दी तो मुझे लगा माँ आराम से सो रही होगी, तो मैं भी आराम से सो गया। वरना मेरी माँ तो सुबह 6 बजे से ही चिल्लाना शुरू कर देती थी। कभी कहती, पानी लाओ, बाथरूम ले जाओ, नाश्ता दो, दवाई दो, मुझे बाहर ले चलो, मैं चलना चाहती हूँ। मैं उनको कैसे समझाता कि वह कभी नहीं चल सकती, लेकिन आज उनकी आवाज नहीं आई तो मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया। दोपहर के 2 बज चुके थे। मैं तो ऐसे बेखबर सो रहा था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन मेरी मम्मी ने अभी तक आवाज क्यों नहीं दी? जब मम्मी के कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी थी,
पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं फूट फूट कर रोने लगा, उनको जगाने की कोशिश करने लगा और वह इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन उस वक्त जब माँ पहली बार मुर्दा देखा तो वह बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन बाद में मैंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। उन्हें ही आना था। उनको पता था कि मैं अकेला हूँ। मेरी बीवी तो पहले ही भाग गई थी। सारे रिश्तेदार आ गए और घर में एक मातम का माहौल बन गया था। बाहर निकल गया। मेरी माँ के कफन दफन के लिए भी मुझे इंतजाम करना था और बाकी तो मेरे कज़न वगैरह संभाल रहे थे। लेकिन मुझे एक अजीब सी बात बताई गई। उन्होंने कहा कि कोई भी औरत आपकी मम्मी को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। जो भी औरत उनको गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ती है तो फूट फूट को रोना शुरू कर देती है और चीखें मारती हुई वहां से भाग आती है। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बुआ एक चारपाई पर पड़ी हुई थी। उनके दांत बंद हो चुके थे और उनको होश में लाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे लगा शायद मेरी बुआ को माँ के मरने का सदमा लग गया होगा। लेकिन बुआ को मेरी माँ के मरने का अफसोस कैसे हो सकता था? वह तो मेरी बुआ को इतना बुरा भला कहती थी और औरतों ने बताया ये मुर्दे को गुस्ल देने के लिए गई थी तो उसकी ये हालत हो गई है। अब कोई भी औरत मुर्दे को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपनी मौसी से कहा, मम्मी आपकी तो बहन है और बहनों को ही एहसास होता है, आप ये काम कर लो। उन्होंने कहा कि ना बेटा ना, मैं नहीं जा सकती। वैसे ही दिल की मरीज हूं, उसकी हालत देखकर ही दिल बैठा सा जा रहा है। तुम्हारी माँ पर लगता है खुदा का अजाब आया है। उसने पूरी जिंदगी किसी के दिल की दुआ नहीं ली है। मैंने मौसी से कहा, आप लोगों को अभी भी अपनी दुश्मनी की पड़ी है। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, आप लोग यह हरकतें छोड़ दीजिए। अब तो अपने दिल की भड़ास भी निकल गई है। उन्होंने कहा कि बेटा बात दुश्मनी की नहीं है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाकर देख लो। मैंने कहा कि हाँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा, खुद ही अपनी माँ को गुस्ल दूंगा, कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा, लेकिन आप लोगों का मोहताज नहीं रहूंगा। आप सब लोग डर का बहाना बनाकर बैठी हो। ऐसा भी क्या डर है मेरी माँ में? लेकिन जब मैं अपनी माँ के पास गया तो मैं भी देखकर डर गया था, क्योंकि मेरी माँ के हाथ पैर सब कुछ उल्टे हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना भूत या प्रेत या शैतान हो। उनकी दोनों आंखें पलट गई थीं। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। ऐसा लगता था वह आपकी आंखों में देखकर कह रही हो, तू भी मरेगा। मैं खुद भी वहां से बाहर आ गया था। सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। सामने मेरी बीवी खड़ी थी। उसने कहा कि मैं खुद जाकर अपनी सास को नहलाऊंगी और उनको कफन दफन पहनाकर बाहर लाऊंगी। मेरी बीवी अंदर चली गई और मेरी माँ को कफन वगैरह पहनकर तब बाहर आई। हम सब माँ को कब्रिस्तान ले गए। उनका कफन दफन किया गया। वहां कब्रिस्तान में भी एक अजीब सा किस्सा हुआ। कब्र का मुंह बंद करते करते हम लोग बहुत थक गए थे। कब्र का मुंह बंद नहीं हो रहा था और सारी मिट्टी न जाने कहाँ जा रही थी। ऐसा लगता था कि मिट्टी काम हो गई है, जबकि मिट्टी तो इसी कब्र से निकाली गई थी। और कहा जाता है मिट्टी काफी सारी बच जाती है। उसी कब्र को काफी ऊंचा बना दिया जाता है और उससे पता चलता है कि यह ताजी कब्र है। और मेरी माँ के कब्र के साथ तो यह हाल था। मिट्टी कम पड़ती जा रही थी, लेकिन कब्र बंद होने का नाम नहीं ले रहा था और बड़ी मुश्किल से कब्र का मुंह बंद किया गया। सारे मेहमान वगैरह चले गए। रात हुई तो मेरी बीवी ने सारा घर साफ किया। मेरी मम्मी का भी कमरा साफ किया। अब घर से बदबू नहीं आ रही थी। वह आकर मेरे पास बैठी, मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने कहा, कहाँ चली गई थी? मुझे इतना पूछने का हक है ना? उसने कहा कि हाँ, पूछने का हक है। गांव चली गई थी, वहां पर मेरे चाचा रहते थे। और अपने घर वालों को कहाँ था? वह आपको ना बताएं? मैं आई हूं। मैं तुम्हारी माँ से तंग आ गई थी, इसलिए भाग गई थी। मैंने कहा कि तंग आ गई थी? क्या हुआ था? मेरी बीवी ने मुझे अजीब सी बात बताई थी। उसने कहा कि आपकी मम्मी की जो दोस्त है ना, उसने आपकी मम्मी को एक ऐसा जादू बताया था। उसने कहा था, किसी जवान औरत को सारी रात एक टांग पर खड़ा करके रखो, तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी। आपकी मम्मी सारी रात मुझसे यह काम करवाती थी और कहती थी, अगर मैंने यह बात आपको बताई तो आप मुझे तलाक दे देंगे, और वह आपको अगर इशारा करेंगी तो आप मुझे खुद ही तलाक दे देंगे। इसलिए मैं डर के मारे यह सब कुछ करती रही, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ उनके लिए बद्दुआ ही निकलती थी।
सारी रात एक टांग पर खड़ा होना कोई मजाक नहीं था। किसी दिन खड़े होकर देखो तो आपको पता चलेगा। मेरी बीवी ने रोकर मुझे यह सब बताया था। उसने कहा कि इसलिए मैं भाग गई थी। मैंने अपनी बीवी को कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था मेरी माँ यह सब कुछ करेगी। वह पढ़ी लिखी होकर इतनी जालिम कैसे हो सकती थी? शायद बीमारी इंसान को ऐसा बना देती है। मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, उसने मुझे माफ़ कर दिया। अब मैं अपनी बीवी के साथ इसी घर में आराम से रहता हूँ और अब मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। जल्द ही हमारे घर में नन्हा-मुन्ना मेहमान आने वाला है और मैं जल्दी ही एक बेटे का बाप बनने वाला हूँ। अपनी माँ की कब्र पर रोज़ जाता हूँ, उनके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप लोग बताइए, इस सब में सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी? मेरी माँ की या मेरी? मुझे तो लगता है गलती मेरी थी। अब अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता हूँ, उसे खुश रखने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइए, मुझे अपनी बीवी के लिए और क्या कुछ करना चाहिए?